मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत का एक तुलनात्मक विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शुरू करते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसके अलावा जितने भी अन्य सिद्धांत हैं, दैवी उत्पत्ति, शक्ति सिद्धांत, मानसिक सत्ता, वित्तीय सत्तात्मक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत हम मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति हुई, मतलब राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। जबकि सामाजिक समझौता सिद्धांत का यह मानना है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं है, अपितु एक कृत्रिम संस्था है। राज्य का निर्माण हुआ है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। तो यह एक अपना नया मार्ग लेकर चलता है और अपनी बातों को कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, उसको सिद्ध करने का प्रयास करता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधुनिक युग में तीन प्रमुख समर्थक हैं, जिन्हें हम हॉब्स, लॉक और रूसो के नाम से जानते हैं। जहां कहीं भी सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात आती है, ये तीनों विचारक का नाम सामने आता है। तो तीनों का एक तुलनात्मक विवेचन आपके सामने इस प्रकार से रखा जा सकता है। हॉब्स अंग्रेज था, लॉक भी अंग्रेज था, रूसो फ्रेंच था। हॉब्स के समय इंग्लैंड की राजनीतिक सामाजिक स्थिति एक प्रकार की थी, लॉक के समय दूसरे प्रकार की थी। फ्रांस में उस समय लुई वंश का निरंकुश शासन चल रहा था और तत्कालीन परिस्थितियों में जीवन यापन करते हुए इन तीनों विचारकों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करके तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया। देखें, इस प्रकार से इनकी तुलना की जा सकती है। सबसे पहले आता है मानव स्वभाव। मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स कहता है मनुष्य स्वभाव से झगड़ालू होता है, स्वार्थी होता है, वह पाशविक होता है, उसमें नाम मात्र भी अच्छाई नहीं। लॉक कहता है, इसके ठीक विपरीत विचार रखते हुए कहता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है, वह शांत स्वभाव वाला होता है, दूसरों पर भरोसा करता है। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वभाव से शांत होता है, सरल और भद्र होता है, वह मासूम होता है, उसमें विवेक नहीं होता, वह मूढ़ व्यक्ति होता है। ये मनुष्य स्वभाव के बारे में तीनों की अलग अलग विचार है। दूसरा है प्राकृतिक दशा। जब जैसा मनुष्य होगा उसी प्रकार की सामाजिक राजनीतिक स्थिति है। हॉब्स का मानव स्वभाव कभी झगड़ालू है, वह कलहप्रिय होता है, इसलिए स्वाभाविक है प्राकृतिक स्थिति कलहपूर्ण थी, वहां पर झगड़े होते थे, वहां पर शक्ति का साम्राज्य चला करता था और वहां पर व्यक्ति का जीवन एकाकी था, वह व्यक्ति का जीवन पाशविक हो गया था। लॉक में देखें, लॉक कहता है कि चूंकि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, शांत था प्राकृतिक अवस्था की स्थिति, इसलिए मनुष्य का स्वभाव शांतिपूर्ण था। वह तीन प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करता था, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। तीसरा है प्राकृतिक कानून। उस जमाने में प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून की स्थिति क्या थी या किस प्रकार के कानून प्रचलित थे। हॉब्स कहता है कि उसमें शक्ति का राज्य था, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को कम करता था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया था और वहां पर आत्मरक्षा का नियम प्रचलित था। व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था और करता था। लॉक कहता है कि उस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के तीन अधिकार थे, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, और व्यक्ति इन तीनों अधिकारों का उपभोग करता था। रूसो कहता है कि उस जमाने में प्राकृतिक अवस्था में कानून का अभाव था और व्यक्ति हृदय की प्रेरणा से काम करते थे। वह युग स्वर्ण युग था। एक्चुअली देखा जाए तो रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादन करने का मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जिस स्वर्ण युग का उपभोग करता था, जो स्वर्णिम काल में वह जीवन यापन करता था, उसी स्वर्णिम युग को
स्थापित करने के लिए रूसो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और अन्य बातें करता है। फिर है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार आपसे मतानुसार अभाव था, कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं थे। रूसो कहता है कि 3 अधिकार प्राप्त थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। रूसो कहता है कि व्यक्ति उस प्राकृतिक अवस्था में समानता का जीवन यापन करता था, वह व्यक्ति स्वतंत्र था, वह किसी प्रकार के बंधन में नहीं था और हृदय की प्रेरणा से काम किया था। इसके बाद आगे प्राकृतिक अवस्था में असुविधा क्या थी, कोई परेशानी थी क्या? जब प्राकृतिक अवस्था उस जमाने में थी तो क्या परेशानी थी? हाब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में असुविधा का मूल कारण यह था कि व्यक्ति के जीवन में असुरक्षा घर कर गई थी। किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था, कोई भी व्यक्ति कल के लिए निश्चिंत नहीं था। इस कारण से व्यक्ति ने सोचा कि प्राकृतिक अवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए जहां पर कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो सके। तो यहाँ पर असुरक्षा थी, कलह था, जीवन असुरक्षित हो गया। लॉक कहता है अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था को नहीं थी। लॉक के मतानुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति 3 अधिकार को प्राप्त थे, लेकिन इन अधिकारों की रक्षा के लिए, इन अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए न तो कोई सरकार थी, न ही कोई न्यायपालिका थी। और जब व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका और सरकार के अभाव के कारण नहीं हो पाती थी, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया था और यहाँ पर भी व्यक्ति के बीच कलह और झगड़ा होते रहते थे, व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया था। और रूसो कहता है कि वहां पर व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे कला, सभ्यता, संस्कृति का विकास होता गया, व्यक्तिगत संपत्ति की भावना ने प्रवेश किया, ऊंच नीच बढ़े, समाज की स्थापना हुई और वहां पर शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को तंग करने लगे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया। तो प्राकृतिक अवस्था में जो स्वर्ण युग का भोग करता था व्यक्ति, वह स्वर्ण युग की पूरी शांति, पूरी सुख सुविधा, सभी चीजें समाप्त हो गई और इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया। इसके बाद समझौता। हाब्स कहता है कि एक समझौता और समझौता व्यक्तियों ने मिलकर के किया और समझौता हो जाने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को अपना राजा बनाया। तो हाब्स के मुताबिक एक समझौता हुआ और उसके बाद सरकार की स्थापना। लॉक कहता है कि 2 समझौते हुए। एक समझौता व्यक्तियों ने मिलकर परस्पर किया, व्यक्तियों के बीच आपस में एक समझौता हुआ, और दूसरा समझौता जनता और शासक के बीच हुआ। इस प्रकार से 2 समझौते हुए, एक परस्पर और दूसरा राजा के साथ। और तीसरा है रूसो कहता है कि एक समझौता हुआ और इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक प्रथा की समाप्ति हुई, राज्य का निर्माण। यहाँ पर भी हाब्स कहता है कि आपस में समझौता हुआ, उस समझौते के बाद एक राजा का निर्माण किया गया, एक व्यक्ति को राजा बनाया गया और राजा के बनने के बाद फिर राज्य का निर्माण। लॉक कहता है कि 2 समझौते हुए और 2 समझौते होने के बाद एक समझौता तो परस्पर हुआ व्यक्तियों के बीच, दूसरा समझौता राजा के साथ हुआ और जब राजा के साथ समझौता हो गया तब फिर राज्य का निर्माण और रूसो प्राकृतिक प्रथा की समाप्ति हुई और राज्य का निर्माण। इसके बाद अधिकारों को सौंपना। क्या व्यक्तियों ने अपने अधिकार शासन को, राजा को, शासक को सौंपे? तो इसके बारे में तीनों विचार यहाँ पर भिन्न है। हाब्स कहता है कि लोगों ने जब समझौता किया और एक व्यक्ति को, जिसका नाम हाब्स लेवियाथन लिखता है, लेवियाथन को उन्होंने अपने समस्त अधिकार सौंप दिए। ये हाब्स का विचार है कि लोगों ने अपने समस्त अधिकार राजा को सौंप दिए। लॉक कहता है कि जब जनता ने शासक के साथ समझौता किया तो उन्होंने अपने 3 अधिकार अपने पास रखे, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, और शेष समस्त अधिकार जनता ने राजा को सौंप दिया। तो उसके पास 3 अधिकार सुरक्षित हैं और कोई भी शासक, कोई भी सरकार व्यक्ति से ये 3 अधिकार छीन नहीं सकती। रूसो कहता है कि लोगों ने अपना समस्त अधिकार
सामान्य इच्छा को सौंप दिया। सामान्य इच्छा की चर्चा रूसों के विचारों के अंतर्गत की जा चुकी है, यहाँ पर ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन लोगों ने मिलकर के आपस में समझौता किया और इस समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का निर्माण। इसके बाद अगला पॉइंट है राज्य सरकार। क्या ये तीनों विचार राज्य सरकार पर भेद करते हैं? देखिए, हाब्स राज्य सरकार पर भेद नहीं करता। जैसे ही वह कहता है कि लोगों ने आपस में मिलकर के समझौता किया, लेवियाथन को उन्होंने अपना राजा बनाया, राज्य का निर्माण हुआ, सरकार की स्थापना हुई। और इस प्रकार से राज्य सरकार में भेद नहीं। लॉक कहता है कि भेद होता है, क्योंकि पहला समझौता सामाजिक था, दूसरा समझौता राजनीतिक था। सामाजिक समझौता जब हुआ, जब लोगों ने मिलकर के परस्पर समझौता किया, राज्य बना, और जब उन्होंने राजा के साथ समझौता किया, तब सरकार की स्थापना। तो राज्य अलग है, सरकार अलग है। रूसो कहा था कि भेद होता है। पहला समझौता हुआ लोगों के बीच, और उस समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का निर्माण हुआ। उसके बाद सरकार की स्थापना हुई। मतलब सरकार का काम क्या है? सामान्य इच्छा के आदेशों को लागू करना, क्रियान्वित करना। सरकार अपनी कोई मनमर्जी नहीं कर सकती, उससे हमेशा सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन करना पड़ेगा, और सामान्य इच्छा के आदेशों को क्रियान्वित करना ही उसका एकमात्र कार्य है। इसके बाद अगला पॉइंट है संप्रभुता। हाब्स लेवियाथन में राज्य की संपूर्ण संप्रभुता को निहित करता है। हाब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है, और इस प्रकार से हाब्स के राज्य में लेवियाथन संप्रभु है। संप्रभु सर्वोपरि है, निरंकुश है, सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं है, और उसके आदेशों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके बाद लॉक पर आते हैं सीमित राजतंत्र। लॉक सीमित राजतंत्र का समर्थन करता है। सीमित राजतंत्र कैसे? कि लोगों ने जब राजा के साथ समझौता किया, तो उन्होंने अपने पास 3 अधिकार रखे: जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, और शेष अधिकार उन्होंने राजा को सौंप दिए। समझौता में होता क्या है? समझौता में गिव एंड टेक होता है, लेना देना, एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना। तो जिस प्रकार से जनता समझौते की शर्तों से बंधी हुई है, ठीक इसी प्रकार से राजा भी समझौते की शर्तों से बंधा हुआ है। राजा का काम इन 3 अधिकारों की रक्षा करना है। वह व्यक्ति के 3 अधिकारों को छीन नहीं सकता। मतलब कि व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये अधिकार व्यक्ति के पास अक्षुण रहते हैं, और राजा जो भी करता है इन 3 अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। और जैसे ही राजा इन 3 अधिकारों का अतिक्रमण करने लगे, तो जनता को यह अधिकार होता है कि वह राजा को, शासक को पद से हटा देवे और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बना दे। इसके बाद रूसो पर आते हैं। रूसो सामान्य इच्छा संप्रभु। सामान्य इच्छा सर्वोपरि है। सामान्य इच्छा मतलब जनता की आदर्श इच्छा, और इसी से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा के आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार की स्थापना की जाती है। मतलब सरकार सामान्य इच्छा के अधीन काम करती है। सामान्य इच्छा सर्वोपरि है। सामान्य इच्छा में ही राज्य की संप्रभुता निहित होती है। इसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार। हाब्स कहता है कि व्यक्ति चूंकि अपने अतिरिक्त समस्त अधिकार लेवियाथन को सौंप दिया है, इसलिए लेवियाथन जितना अधिकार स्वतंत्रता देना चाहे, उतने ही अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग व्यक्ति कर सकता है, उसके बाहर नहीं कर सकता। लॉक कहता है कि व्यक्ति के पास 3 अधिकार हमेशा सुरक्षित रहते हैं, और इन 3 अधिकारों का उपयोग व्यक्ति ठीक से करता है। इसके बाद रूसो को देखें। रूसो कहता है कि जब व्यक्ति अपने अधिकार सामान्य इच्छा को सौंपता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहले उसके पास व्यक्तिगत अधिकार थे, चूंकि वह सामान्य इच्छा को सौंप देता है, स्वयं वह सामान्य इच्छा का एक अंग है, इसलिए व्यक्तिगत अधिकार सौंप करके सामूहिक या सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है। मतलब व्यक्ति पहले जितना स्वतंत्र था, अभी भी उतना ही स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि सामान्य इच्छा का निर्धारण जब भी होता है, व्यक्ति की अपनी पसंद को भी ध्यान रखा जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि सामान्य इच्छा का
सदस्य बनकर के सामान्य इच्छा का अंग बनते हुए व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करता है और सामान्य इच्छा सर्वोपरि होती है। इसके बाद उद्देश्य को थोड़ा देखिए। उद्देश्य, हाब्स का उद्देश्य क्या था? वह राज्य के तत्कालीन इंग्लैंड में, चूंकि हाब्स ने 1642 से 45 के बीच इंग्लैंड में जो गृहयुद्ध हुआ था सम्राट चार्ल्स प्रथम और जनता के बीच या संसद के बीच, इस गृहयुद्ध को वह खुद उसने न केवल देखा था अपितु उस जमाने में इंग्लैंड की जो अव्यवस्था थी, जो अराजकता थी, इन सब को उसने भोगा था। और इसलिए उसके मन में ये विचार आया कि किसी भी राज्य की अव्यवस्था को, अराजकता को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि राजा को शक्तिशाली बनाया जाए, एक निरंकुश शासन की स्थापना की जाए, तभी राज्यों में अराजकता, शांति को दूर किया जा सकता है और एक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। तो हाब्स का उद्देश्य था इंग्लैंड में राज को पुष्ट करना, राजतंत्र को शक्तिशाली बनाना, ताकि समाज में, राज्य में शांति की स्थापना हो सके। और इस उद्देश्य से उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लॉक, हाब्स के बाद लॉक जब आया तो लॉक के जीवन काल में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई। थोड़ा सा हिस्ट्री को रिपीट करता हूं। जेम्स प्रथम आया, उसके बाद चार्ल्स प्रथम आया। जेम्स प्रथम राजा के दैवीय शक्तियों का समर्थन था। उसके बाद चार्ल्स प्रथम आया। चार्ल्स प्रथम की निरंकुश शक्तियों के कारण, उसके व्यवहार के कारण संसद और सम्राट के बीच रक्तमय संघर्ष शुरू हो गया, जिसे कि युद्ध कहते हैं। सम्राट परास्त हुआ और सम्राट के विरुद्ध मुकदमा चला और 1649 में सम्राट चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी गई और गणतंत्र की स्थापना के बाद फिर चार्ल्स सेकंड आया। चार्ल्स गणतंत्र को फिर समाप्त कर दिया गया, फिर राष्ट्रतंत्र की स्थापना हो गई। चार्ल्स सेकंड आया। चार्ल्स सेकंड के जाने के बाद जेम्स द्वितीय आया, जेम्स सेकंड आया। जेम्स सेकंड अपने चार्ल्स प्रथम और जेम्स प्रथम के राह का अनुसरण करने वाला था, इसलिए जेम्स सेकंड का संसद के साथ झगड़ा शुरू हुआ। जेम्स सेकंड पर आक्रमण करने के लिए ब्रिटिश संसद के नेताओं ने विलियम तृतीय को प्रेरित किया। विलियम तृतीय ने पूरे सेना के साथ जेम्स सेकंड पर आक्रमण किया। जब जेम्स सेकंड ने देखा कि पूरे इंग्लैंड में मेरा पक्ष लेने वाला, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो वह गद्दी छोड़कर के भाग गया। इस प्रकार से रक्त का एक बूंद भी बहाए बिना इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हो गई। इसी को 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के बाद विलियम तृतीय और संसद के बीच समझौता हुआ और इस समझौते में विलियम तृतीय की शक्तियां कम कर दी गई, मतलब सम्राट की शक्तियां कम कर दी गई। इस घटना के औचित्य को सिद्ध करने के लिए लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सीमित राजतंत्र का समर्थन किया। ये लॉक का बैकग्राउंड है, जिसके आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझा जा सकता है। जहां तक रूसो का प्रश्न है, रूसो अपने जीवन काल में फ्रांसीसी लुईस शासकों की निरंकुशता को देख चुका था, भोग चुका था। पूरे इंग्लैंड की अव्यवस्था को, अराजकता को देख करके वह बहुत दुखी होता था। तो उसने इस प्रकार की निरंकुशता को दूर करने के लिए जनता को क्रांति का आह्वान किया और जनता को लोकतंत्र का संदेश दिया। वह जनता का आह्वान करता है कि शासक को कोई ईश्वरीय इच्छा से शक्ति प्राप्त नहीं होती, अपितु जनता से उसे शक्तियां प्राप्त होती हैं। और यदि कोई राजा निरंकुश हो जाता है, अनावश्यक और जनता पर निरंकुशतापूर्वक शासन करता है, तब जनता को यह अधिकार होता है कि वह ऐसे शासक को पद से हटा देवे और अपनी इच्छा के अनुसार शासन की स्थापना करे। तो वह लोगों को क्रांति करने की प्रेरणा देता है। इसलिए कहा जाता है कि रूसो फ्रांसीसी राज्य क्रांति में लोकतंत्र का बिगुल बजाया था, लोकतंत्र का बिगुल बजाना था। तो रूसो की मृत्यु के 11 साल के बाद जब
फ्रांस में राज्य क्रांति हुई तो इस क्रांति में रूसो द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर यह क्रांति लड़ी गई थी। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि रूसो वह व्यक्ति था जिसने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि जनता से ही शासन को शक्तियां प्राप्त होती हैं और शासन का एकमात्र दायित्व है जनता के हितों में काम करना, जनता के हित के लिए काम करना। ये है तीनों विचारकों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का एक तुलनात्मक विवेचन। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का सही निरूपण नहीं करता। आज के जमाने में सामाजिक समझौता सिद्धांत पूरी तरह से असत्य साबित हो चुका है और यह स्थापित हो चुका है राज्य कृत्रिम संस्था नहीं अपितु एक प्राकृतिक संस्था है। लेकिन चूंकि इन तीनों विचारकों के विचारों ने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया था, किसी का नकारात्मक और अथवा किसी का सकारात्मक रूप से प्रभावित किया था, इसलिए ये तीनों विचारकों के सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत अध्ययन के लिए आवश्यक माना जाता है। विचार है, विचार कभी भी नहीं मरते, विचार कभी समाप्त नहीं होते, तो इसलिए इन विचारों का अध्ययन करना जरूरी है ताकि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को कुछ रूपों में समझा जा सके। आप सभी को धन्यवाद।